नमस्कार। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। मैं हूं ऋषभ कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की। वैसे तो इस चुनाव का पहला चरण बीत चुका है, इसका वोटिंग हो चुका है। दूसरे चरण का वोटिंग होना बाकी है। 8 दिसंबर को इसके परिणाम आएंगे। पर क्या ये केवल एक राज्य का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, या इसके परिणाम आने से देश की भावी राजनीति पर कुछ असर पड़ने वाला है? इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर कुछ मेरे मन में, दिमाग में बातें हैं, मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये गुजरात विधानसभा चुनाव मैंने ऐसा इसीलिए बोला कि आज से पहले भी, इससे पहले भी गुजरात का जो चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव हुआ है, वो 2 बार देश की राजनीति पर असर डाल चुका है। क्या असर डाला है, कैसे, इस बात को समझाने के लिए मुझे आपको आज से ठीक करीब 50 साल पहले की बात समझानी पड़ेगी। वर्ष 1972 का विधानसभा चुनाव में चुनाव हुआ। वहाँ पर कांग्रेस को ज़बरदस्त बहुमत मिला। उस समय करीबन 168 सीटें हुआ करती थी, उसमें से 140 सीटें कांग्रेस को आई। परिणाम हुआ कि वहाँ पर उसकी सरकार बनी, उनकी मुख्यमंत्री बने। परंतु इन अति उत्साह के कारण कि उन्हें 140 सीटें, क्या कारण मुझे नहीं पता, परंतु सवा साल, 1.5 साल में ही वहाँ कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। परिणाम ये हुआ कि उसके ठीक 1 साल बीतते बीतते आवश्यक सामग्री जैसे खाद्यान्न, तेल और सब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनकी दामों में वृद्धि होने लगी और वृद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। इससे लोगों में असंतोष फैला और धीरे धीरे लोग छात्रों के अगुवाई में आंदोलन करना शुरू किए। इस आंदोलन में विपक्ष ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। बहुत ही कड़ाई से उन्होंने इस सवाल को उठाया, महंगाई के खिलाफ आवाज़ लगाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि आंदोलन और उग्र हो गया। आंदोलन उग्र होने के बाद सरकार ने वही किया जो हमेशा से करती आई है, अंग्रेज करते आए हैं। पुलिस को लगाया गया, प्रशासन को लगाया गया, परंतु मसला जो था, हालात जो थे, वो हाथ से निकलते चले गए। नतीजतन ये हुआ कि इंदिरा गांधी को स्वयं अपनी पार्टी की ही सरकार गिरानी पड़ गई। आंदोलन सफल हुआ गुजरात में। वहाँ से छात्रों से प्रेरित लेकर, युवाओं से प्रेरित लेकर बिहार में भी वर्ष 1974 में, 1974 में बिहार में भी छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया केंद्र के खिलाफ। और जैसे जैसे छात्रों ने कूदा तो राजनीति से संन्यास ले चुके जयप्रकाश नारायण ने देखा कि छात्रों की भागीदारी बढ़ रही है। जब उनमें जोश है तो उन्होंने पुनः, जो कि रिटायर ले चुके थे, उन्होंने पुनः मैदान में आने का फैसला किया और पटना, बिहार की जो राजधानी पटना, वहाँ के गांधी मैदान से दिल्ली चलने का नारा दिया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान उन्होंने किया। क्योंकि उनका मानना था कि इंदिरा गांधी की तानाशाह प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज़ उठाने का यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो उसी आंदोलन के दौरान आज के जैसे स्थापित नेता आप कह सकते हैं, जैसे मानते हैं, जो हमारे देश या प्रदेश में अहम भूमिका आज भी निभा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, रविशंकर प्रसाद हो गए, सुशील मोदी हो गए, जैसे तमाम अन्य नेता जो हैं उसी दौर में चर्चा में आए, जो आज एक प्रदेश या देश की राजनीति में अहम किरदार निभा रहे हैं, अपनी योगदान दे रहे हैं। तो आंदोलन तो शुरू हुआ और ये आंदोलन शुरू हुआ तो, परंतु ये बिहार से शुरू होकर आंदोलन देखते देखते देश के बड़े भूभाग में फैल गया। पूरी चर्चा होने लगी इस आंदोलन की। तब तक उसी वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव पर रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब इससे घबरा गई वो और उन्होंने तुरंत देश में आपातकाल की उसी वक्त घोषणा कर दी। 2.25 वर्ष तक ये आपातकाल रहा और जब ये आपातकाल खुला 1977, 1977 में, तुरंत उन्होंने खोल करके आपातकाल को जस्ट चुनाव का घोषणा कर दिया, चुनाव के तारीख को ऐलान कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा चुनाव हुए, परिणाम आए, परंतु कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई। पहली बार कांग्रेस देश की सत्ता से बाहर गई थी और केंद्र की सरकार पर, सत्ता पर पहली बार कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री शपथ लिया, मोरारजी देसाई के रूप में। तो ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण, और तब से अगर आप देखें तो आज तक 8 गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री उस पद पर शपथ ले चुके हैं। ये हो गया आपका पहला कारण। यदि अब दूसरे कारण की बात करें, जो दूसरा बदलाव क्या हुआ था गुजरात के कारण, गुजरात की
चुनाव के कारण, राजनीति के कारण। तो यदि हम उस पर बात करें तो कक्ष में 2001 में जो जनवरी में शायद आया था वो जो भूकंप, वो केवल भूकंप नहीं था, वो अत्यंत विनाशकारी, इतना विनाशकारी था, जलजला आप कह सकते हैं, इतना नुकसान हुआ था वहाँ लोग का, इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, जान माल का। उस समय जो मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल हुआ करते थे, बीजेपी की मुख्यमंत्री थी, सरकार थी, वो उस हालात से निपटने में सक्षम नहीं हुए। हालात उनसे बदतर होने लगा, स्थिति खराब होने लगी, लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा, आंदोलन करना शुरू कर दिया लोगों ने। उन्होंने आंदोलन करने लगा तो जब बीजेपी ने देखा कि नहीं, हाथ से मामला फिसल सकता है, उन्होंने तुरंत अपने ही मुख्यमंत्री को सत्ता से हटा करके नरेंद्र मोदी जी को, जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। फैसला तो कर दिया, परंतु इससे पहले मोदी जी के पास कोई राजनीतिक सत्ता चलाने का अनुभव नहीं था। वो केवल आरएसएस में, जो उनका एक संगठन है, उसमें एक संगठनकर्ता के रूप में, अच्छे संगठनकर्ता के रूप में कार्यरत थे, परंतु वे कैसे शासन प्रशासन चलाएंगे, कैसे सत्ता चलाएंगे, इसका कोई अनुभव नहीं था और किसी को अनुमान भी नहीं था। परंतु अपने सत्ता संभालने के बाद 1 वर्ष के पश्चात जिस तरह से उन्होंने भुज को परिवर्तित किया, अच्छे दिशा में उसको ले गए, जिस तरह से आप कह सकते हैं काया पलट किया, उससे उनके मंत्री में, सरकार में जो मंत्री थे, मित्र थे, वो तो ठीक ही हैं, परंतु विरोधी भी जो है आश्चर्यचकित में पड़े कि उन्होंने कैसे किया। और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं वहीं से ब्रांड मोदी की शुरुआत मानी जा सकती है, जो कि आज तक चला रहा है। लगातार 3 बार कांग्रेस, बीजेपी वहाँ पर चुनाव जीतने के बाद 2 बार लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतकर सत्ता में आई और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में है। 2 बार लगातार अच्छे बहुमत से इन्होंने लोकसभा को जीता। तो ये हो गया दूसरा बदलाव। यदि हम तीसरे दौर की बात करें, ये इस चुनाव से क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकते हैं देश की भावी राजनीति पर, तो अगर हम चर्चा करें तो अगर वर्ष ये 2022 का विधानसभा चुनाव अगर 17 तक आप देखते हैं तो 2 पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, 2 शक्ति आपस में भिड़ती, 2 टीमें आपस में भिड़ती थी। परंतु इस बार का क्या अलग स्थिति है कि तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है और ये दावा कर रही है कि वो जीतेगी। 3 बार दिल्ली जीतने के बाद, पंजाब में उम्मीद से अधिक प्रदर्शन, वोट लाने के बाद, सीट लाने के बाद आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि नहीं, गुजरात में भी वो चुनाव जीतेगी। अगर आपको याद होगा तो पिछले कुछ महीने पहले नगर निकाय गुजरात में चुनाव हुआ था, गुजरात का नगर निकाय का, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती थी। तो कहीं ना कहीं उनके हौसले इस कारण से भी बुलंद है कि वो कुछ न कुछ बदलाव जिस तरह से पंजाब में की, दिल्ली में कर रही हैं, करेगी। तो ये तो हो गया आम आदमी पार्टी की बात। इसी आत्मविश्वास के कारण जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी, तुरंत आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, ने तुरंत ट्वीट किया कि नहीं, इस बार गुजरात की जनता बदलाव के मूड में, हम ज़रूर जीतेंगे। ये आप उनका अति आत्मविश्वास कह सकते हैं या पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं, ये तो आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं। परंतु उनके कुछ समर्थकों का मानना है कि जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफ़र हुआ, उसी प्रकार गुजरात में भी बीजेपी को तो जितनी सीटें मिल आती है वो आएगी, कम ज़्यादा होगा, परंतु जो कांग्रेस की सीट है वो ट्रांसफ़र होगी आम आदमी पार्टी में, ये उनके प्रशंसकों का मानना है। वहीं कुछ बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है इस विषय पर कि नहीं, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी अपने प्रचार को गति दे रही थी और अब जो स्थिति, चुनाव जब इतने नज़दीक, एक चरण का वोटिंग या चुनाव जब नज़दीक आया तो वहाँ पर क्या स्थिति था कि वो अपने टेम्परामेंट को, अपने गति को, चुनाव प्रचार को थम चुके थे। कहने का ये मतलब है कि वो अब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं चुनाव के अंतिम दौर में जितना कि पहले पहुंच पा रहे थे। सेम यही गलती कांग्रेस ने 2017 के चुनाव में किया था, जिसका खामियाजा उन्हें हार के तौर पर भुगतना पड़ा। यही गलती कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही थी, जिन्हें उसमें भी हार का सामना करना पड़ा। यही गलती आप कह सकते हैं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी किया, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने, अगर गौर से देखें इस विधानसभा चुनाव के प्रचार को यदि आप देखें तो आपको ये देखेंगे कि राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो चुनाव प्रचार में गुजरात के उतने संलग्न नहीं दिखे जितना कि अन्य पार्टी के और नेता थे। इसी कारण भारत जोड़ो यात्रा को इस गुजरात के रूट से गुजरात को अलग रखा गया। 1 या 2 3 बार आए हैं राहुल गांधी जी, अगर आप
अच्छे से अगर याद होगा तो कहीं ना कहीं अपने पिछले गलतियों से उन्होंने ज़रूर सीखा है। और उनका ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद और उनके मोदी जी के मुद्दों पर घेरने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हम उन्हें स्थानीय मुद्दों, जैसे अभी मोरबी की घटना और तमाम घटना जो वहाँ की स्थानीय ज़रूरत है, मुद्दा है, उन पर घेरने पर अगर ज़्यादा जोर दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिल सकता है। कांग्रेस ये भी उम्मीद कर रही है कि जो हम शहरी वोट है, जो शहर में लोगों का वोट है, उसको आम आदमी पार्टी बीजेपी से काटेगी। मतलब उनका जो बीजेपी का जो वोट है वो आम आदमी काटेगी, उससे बीजेपी का नुकसान होगा। और गांव के जो वोट हैं करीबन करीबन उसको जोड़ने का वो प्रयास कर रही है, ताकि गांव का वोट उन्हें मिले और बीजेपी का वोट जो है शहर वाला वोट वो आम आदमी पार्टी काटे। तो ये सब चल रहा है चीज़ें, तो सब अपने अपने दाव पेच में लगे हुए हैं। रिजल्ट आने वाला है, हम लोग को इसी का इंतज़ार है, आप सबों को भी इंतज़ार होगा। मगर यदि आप यहाँ से एक चीज़ देखें, यदि आम आदमी पार्टी जीतती है तो एक कांग्रेस की जगह एक वो फिर महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। और यदि कांग्रेस की जो स्थिति इस देश में फ़िलहाल है, इतनी जर्जर स्थिति में है ये, इनको एक लाइफ ऑक्सीजन की तरह ये गुजरात का चुनाव देखना पड़ेगा। क्योंकि यदि वो ये हारती हैं तो कहीं ना कहीं उनका फिर वजूद जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विपक्ष जो है उससे कम होता चला जाएगा। वो तो गुजरात को छोड़िए, वो हिमाचल विधानसभा चुनाव से भी उम्मीद लगा के बैठे कि नहीं वहाँ भी जीतेंगे या अच्छे टक्कर दे पाएंगे, ये उम्मीद लगा के वो बैठे। क्योंकि उनको एक अभी बहुत ही लाइफ ऑक्सीजन टाइप से ज़रूरत है इस चुनाव को। क्योंकि ये चुनाव उनके आने वाले 2024 में क्या स्थिति रहेगी वो कहीं ना कहीं दर्शा देगा। और अगर दूसरी तरफ हम देखें बीजेपी की, तो जो हल्की हल्की धुंधली सी दिख रही है 24 में क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर बीजेपी जीतती है 2024 का तो आपको कहीं ना कहीं 2024 का रास्ता क्लियर आपको दिखेगा, एकदम कन्फर्म है कि दिखेगा। क्योंकि यदि बीजेपी जीतती है तो उनको फ़ायदा, डायरेक्ट फ़ायदा होना ही है। आम आदमी पार्टी जीतती है तो वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी जो कि विपक्ष में भूमिका निभाएगी, जो कि डायरेक्ट अफेक्ट होगा 2024 का चुनाव में। तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो आपको भी हमको भी इंतज़ार है कि अब चुनाव, दूसरा चरण का चुनाव होने ही वाला है। 8 दिसंबर को इसके परिणाम आएंगे, परंतु ये परिणाम केवल गुजरात का परिणाम नहीं होगा, इससे देश की भावी राजनीति का दशा और दिशा भी तय होने वाला है। इस बात की आपको समझने की ज़रूरत है, ज़रूर तय होगा। तो यही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसका आप देखिए, इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक आप इंतज़ार कीजिए और आप हमें बताइए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। हमारे दिमाग में ये बातें चल रही थी, हमने सोचा कि नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आप लोगों को बताया जाए। दिमाग में बात रखनी नहीं चाहिए, बाहर करनी चाहिए, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए, कमेंट में बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। जो दोस्त आपकी रुचि रखते हैं या कोई और रुचि रखते हैं राजनीति में, उनके साथ इसको शेयर कीजिएगा। देखते रहिए नमस्ते भारत। धन्यवाद।